नमस्कार दोस्तों, मैं गायक कलाकार विपुल दोषी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आप सभी मित्रों का आपके ही अपने चैनल सिंगर विपुल दोषीज़ किचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने छोटी छोटी 2 रेसिपी ली है जो कि बहुत ही जल्द बन जाने वाली है। इसमें समय बहुत ही कम लगता है। एक है गुजराती स्पेशल पापड़ी गाठिया। जिस तरह से फाफड़ा आपने सुना होगा, एक तरह का गाठिया होता है और सवेरे नाश्ते में फाफड़ा गर्मा गर्म बनाकर खाया जाता है। उसमें और इसमें पापड़ी गाठिया में थोड़ा सा ही फ़र्क है। बनाने का ढंग दोनों का थोड़ा सा अलग है। फाफड़ा जो है उसे हाथ से बेल कर इस तरह से बनाया जाता है और पापड़ी गाठिया जो है उसका एक स्पेशल मशीन होता है, झारा जिसे कहा जाता है। वो झारे को कढ़ाई के ऊपर रख कर हाथ से इस तरह से उसे बनाया जाता है। और दूसरी रेसिपी है आलू सेव। जैसा कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने सादी सेव और मसाला सेव के बारे में बताया, उसी तरह से एक बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट सेव होती है आलू की सेव, जिसे अभी आज जो मैंने बनाया है वो बेसन के साथ बनाया है। एक और रेसिपी मैं बाद में ऐड करूँगा जिसमें बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल कम किया जाएगा और आलू का इस्तेमाल 90% जितना किया जाएगा। अलग अलग ढंग होते हैं, इसी से रेसिपी बनती है। अगर एक ही ढंग से बनाते हैं तो फिर रेसिपीज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट पर पूरा पूरा आप ध्यान दीजिए, तो एक रेसिपी दूसरी रेसिपी से अलग बनती है। पापड़ी गाठिया में फ़िलहाल मैंने बेसन लिया है 3 बड़े चम्मच, हल्दी है, सौंठ है, नमक है और हींग है। पापड़ी गाठिया में लाल मिर्च नहीं डाला जाता है, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो नहीं डाला जाता है। इसका कलर जो है बिल्कुल ओरिजिनल कलर जो होता है वही रखा जाता है। थोड़ी सी हल्दी सिर्फ डाल सकते हैं येलो कलर के लिए। फिर इसे पपीता के संभारो कहा जाता है। इसकी भी रेसिपी पहले मैंने ऐड की थी यूट्यूब पर, मगर चूँकि उसमें मैंने म्यूज़िक के साथ एक गीत गाया था तो उसमें कुछ कॉपीराइट इश्यू हुआ था, तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। तो पपीता संभारो जो है, पपीता का संभारो एक तरह का स्नैक, उसे छील कर बनाया जाता है मसाले डालकर। तो वो वीडियो मैं फिर से बना के अपलोड करूँगा। पापड़ी गाठिया जो है वो और फाफड़ा दोनों गाठिया जो है वो पपीता के संभारों के साथ खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये संभार और सांबर, ये दोनों अलग चीज़ है। ये बताना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि हम डोसा इडली के साथ जो सांबर खाते हैं वो और ये दोनों टोटली डिफरेंट आइटम है। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं। फिर आलू सेव में 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है, हल्दी है, नमक है और चूँकि इसे तीखा बनाना होता है तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी बहुत अच्छा लगेगा और लाल मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है, मतलब कि इसका स्वाद तीखा होता है। बाकी बस तेल है। और आलू सेव जो है वो नाश्ते में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और दिन में कभी भी थोड़ी भूख लग जाती है शाम को, तो इसे नाश्ते में साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आइए अब सारे पॉइंट्स तो हो चुके हैं क्लियर, तो वीडियो शुरू करते हैं।
आइए दोस्तों, आज की पहली रेसिपी पापड़ी गाठिया, इसकी शुरुआत करते हैं। नमक और हल्दी मैंने मिलाई है इसमें, और सौंठ और थोड़ी सी हींग। पापड़ी गाठिया में एक तो सबसे ज़रूरी बात मैं कह सकता हूँ कि हींग का स्वाद जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और अगर आप चाहें तो अजवाइन जो होती है उसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर डालिए, तो ये आपको फाफड़ा गाठिया वाली फीलिंग देगा। उतना स्वादिष्ट लगता है ये। और पापड़ी गाठिया भी कोई फाफड़ा से कम नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारे मसाले इसमें मैंने मिला दिए हैं, और पहले तो बेसन को ही ठीक से मिलाना है। इस वक्त आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच जितना इसमें तेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फाफड़ा जो होता है उसमें हम खाने का सोडा मिक्स करते हैं, मगर पापड़ी गाठिया में सोडा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसे सॉफ्ट बनाने के लिए सोडा हम नहीं डालेंगे, लेकिन कम से कम 5-7 मिनट तक इसे खूब मसलेंगे। इसका जो हम आटा तैयार करेंगे उसे जितना अच्छा हम मसलेंगे उतने ही ये पापड़ी गाठिया सॉफ्ट बनेंगे। दोस्तों, चूंकि ये बेसन की रेसिपी है तो एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बेसन की किसी भी रेसिपी में 2 बातों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक तो बेसन ताज़ा होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसे छानना बहुत ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल भूलिएगा मत। जो बेसन पहले से काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ होता है घर में, उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। और जिस बेसन को आप छानोगे नहीं तो एक तो उसमें जीवात हो जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे जीव हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि जो बेसन बिना छाने इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक तरह की गांठें बन जाती है, जो कि रेसिपी को ख़राब कर देती है। अगर बेसन को छानोगे तो गांठें बिल्कुल नहीं पड़ेगी और हर एक रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। मैं आप सबको जो रेसिपीज़ बताता हूँ वो उसके ओरिजिनल ढंग से ही जिस तरह से बनाई जाती है, बिल्कुल मैं वही ढंग बताता हूँ आपको। तो कुछ रेसिपीज़ मेरी ऐसी हैं कि जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि ये बेसन का घोल बनाना, उसे फेंटना एक बहुत मुश्किल काम होता है। भले ही 5-7 मिनट का ही काम है, लेकिन कभी कभी कंधे में दर्द होने लगता है
ये इतना मेहनत का काम होता है। मगर इसके सामने अगर आप फ़ायदा देखना चाहोगे तो एक तो ये घर की बनाई हुई चीज़ है, तो हर एक चीज़ हमने बेसन, तेल, मसाले सब कुछ हमने अच्छे से साफ़ किया हुआ होता है। और दूसरी बात कि जब ऐसी मेहनत करके हम रेसिपीज़ बनाकर अपने घर वालों को या बच्चों को खिलाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर ये बात नहीं भूलते कि उन्होंने हमारे हाथ से बनी हुई कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं, क्योंकि ये स्वाद कभी भी बाज़ार में नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने अपने माँ के बने हुए खाने जो खाए हैं, जो भी रेसिपीज़ हमारी माँ ने मेहनत करके बनाकर हम लोगों को खिलाई है, चाहे आप बाज़ार में कितनी ही मिठाइयाँ खा लो, कितने ही स्नैक्स नमकीन वगैरह खा लो, लेकिन आखिर आप इस बात में एग्री करोगे कि उसमें माँ के हाथ से बने हुए खाने का स्वाद तो नहीं था। और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, मगर सच है। जिस तरह से आपने एक और बात मैं कहता हूँ कि मार्क किया होगा कि जब किसी धार्मिक स्थल पर आप प्रसाद खाते हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो या कोई भी अन्य, वो जो हम भगवान को धराने के बाद खाते हैं, वही चीज़ आप हर रोज़ की रेसिपी की तरह अगर बनाते हो तो वो मंदिर वाला स्वाद किसी हालत में नहीं आ पाता है। भले ही आप हर एक बात का ध्यान रखो, बिल्कुल उसी तरह की रेसिपी सोच समझकर ध्यान रखकर बनाओ, मगर वो मंदिर के प्रसाद वाला जो स्वाद होता है वो बिल्कुल नहीं आ पाता। ये आपको कुछ अजीब लगेगा, मगर एक अद्भुत सच्चाई है। मेरे कुछ व्यूवर्स को शायद ये मेरी बातें अजीब लगेंगी, मुझे पता है। शायद बहुत से लोग एग्री नहीं भी करें, ऐसा भी हो सकता है। पर मैंने अपने जीवन में ये बात मार्क की है, और इसी कारण से मैं जब भी खाना पकाता हूँ तो हमेशा खाना पकाते वक्त नवकार मंत्र का जाप भी करता हूँ और भगवान का नाम भी लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस तरह से अच्छे भाव से खाना पकाते हो तो वो खाने वाले पर बहुत ही अच्छा असर करता है। समझ लीजिए कि ये एक तरह का भगवान का प्रसाद बन जाता है। हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है। दोस्तों, इस वक्त जबकि तेल गर्म है और हमने कढ़ाई के ऊपर झारा रखने के साथ हाथ से इसे बेल कर बनाना होता है, तो बहुत ही सावधानी रखनी है। इस वक्त कढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर न आ जाए और कहीं तेल, गर्मा गर्म तेल बाहर गिरे ना, और कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत अलर्ट रहना है। क्योंकि तेल भी गर्म होता है, कढ़ाई भी बहुत गर्म होती है, और अगर झारे पर हमारा वज़न कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है तो हो सकता है कि कढ़ाई टेढ़ी हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस वक्त
पूरा पूरा ध्यान खाना पकाने पर ही रखिए। वैसे तो खाना पकाते वक्त अलर्ट किसी भी रेसिपी के लिए रहना ज़रूरी होता है। अभी तेल भी गर्म है और जब हम झारे पर हाथ रखते हैं तो वो झारा भी बहुत गर्म होता है, तो इस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होता है, वज़न ज़्यादा नहीं देना है। और झारे पर जो मैंने पहले तेल लगाया वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ये बेसन का जो हमने घोल बनाया है वो आसानी से कढ़ाई में गिरने लगेगा। तो झारे को दोनों तरफ से तेल लगाते रहना है हर एक बार। ये मैं दूसरी बार लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार तेल लगा दिया तो फिर बाकी आप बनाते रहो दिन भर, ऐसा नहीं करना है। हर एक बार तेल लगाना है, उसके जो छेद हैं उसे साफ करते रहना है और उसके बाद बेसन का घोल उसमें रखकर फिर से बनाना है।
दोस्तों, इस रेसिपी के लिए एक और बात मुझे फिर से रिपीट करना ज़रूरी लगता है, और वो है कि जब हम बेसन का घोल बनाते हैं तो उसमें हींग और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से ही क्रश करके डालना, ये दो बातें भूलना नहीं है, स्पेशली इस रेसिपी के लिए, क्योंकि पापड़ी गाठिया और फाफड़ा का स्वाद बस इसी पर निर्भर है, ऐसा कह सकते हैं। वरना बेसन के स्वाद में तो बहुत सारी और भी रेसिपीज बनती रहती है। आइए दोस्तों, अब आज की दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू सेव के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू अच्छी तरह से उबाल लिए हैं, और मसालों में चूँकि आलू सेव पूरी तरह से मसालेदार होती है और थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी होता है, तो तीखे मसालों के साथ आप अगर चाहें तो आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला है। और बाकी हमारे सारे गर्म मसाले, काली मिर्च, काला नमक, फिर हमारा रेगुलर नमक, लाल मिर्च वगैरह वगैरह तीखे मसाले जो होते हैं हमारे, वो सारे आप जो भी पसंद करते हो वो क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने बेसन का भाग थोड़ा ज़्यादा रखा है। एक और रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जिसमें बेसन का भाग बस सिर्फ 10% होगा और 90% उसमें आलू का भाग होगा। और वो जो रेसिपी है, आपको पता होगा कि काफ़ी सालों पहले इस तरह से आलू की पूरी भी बनाई जाती थी, जिसे धूप में सुखाया जाता था। वो रेसिपी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर हम बिना धूप में सुखाए फटाफट इसे कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे। और वो भी आलू को सेव के रूप में बनाएंगे, पूरे के रूप में नहीं। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, और भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड कर सकूँ। आलू को ठीक ठीक उबालना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़े भी कच्चे रह जाएंगे तो इसके मशीन में जो छेद होता है उसमें फंस
दोस्तों, जब सेव बन जाती है और सांचे का काम ख़त्म हो जाता है, जिस सांचे से हमने सेव बनाई है और जिस पतीली में हमने बेसन का घोल बनाया है, इन बर्तनों को फ़ौरन पानी में डुबो देना है, ताकि बेसन उसमें चिपके नहीं, जमे नहीं। वरना अगर बेसन जम गया और सूख गया तो वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा और सांचा खुलेगा भी नहीं। तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही सेव बन जाती है, फ़ौरन सांचे को और इस पतीली को पानी में भिगो देना है और तुरंत ही साफ़ कर लेना है। जैसे ही सांचे से कढ़ाई में आप सेव डालोगे तो बहुत सारे बुलबुले उठने लगेंगे, और जैसे जैसे ये बुलबुले कम होते जाएंगे और बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो उस वक्त ये समझ लेना है कि अब ये सेव बिल्कुल ठीक ठीक बन चुकी है। और दूसरी एक बात भी ध्यान रखनी है कि सेव को दोनों ओर से हमें ठीक ठीक सेकना है, यानी कि तलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ तला और फिर तुरंत ही उसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया, तो दूसरी तरफ वो कच्ची रह जाएगी। तो थोड़ी देर तक हम पहले एक तरफ इसको तलेंगे, और जैसे जैसे ये बुलबुले कम होते जाएंगे तो कम होने के बाद हम उसे पलटेंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद हम जब बुलबुले फिर से ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त ये सेव ठीक ठीक बन चुकी है। उसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं। स्पेशली आलू सेव के बारे में
एक और बात बतानी ज़रूरी लगती है कि जिस तरह से हम सिर्फ बेसन की जो सेव बनाते हैं वो बिल्कुल येलो कलर की बनती है, और आलू सेव जो है वो बिल्कुल येलो नहीं रहती है, थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये सेव जल गई है, ऐसा नहीं है। आलू सेव जो है वो बिल्कुल येलो नहीं होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती है। एक और ज़रूरी बात आलू सेव के बारे में। आलू सेव को आप सॉफ्ट बनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आलू सेव सॉफ्ट नहीं बन पाएगी कभी भी। आलू सेव जो है वो हमेशा कुरकुरी और थोड़ी सी कड़क ही बनती है। तो जैसे हमारी बेसन की सेव होती है, उस तरह की सॉफ्ट सेव आलू सेव कभी भी नहीं बन पाएगी। तो इस बारे में बेकार की मेहनत मत कीजिएगा कभी भी। दोस्तों, जो लोग खाना पकाने और खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उनके लिए एक बात मुझे कहनी ज़रूरी लगती है कि जब भी आप कोई रेसिपी बनाना प्लान करते हो, तो एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि उसकी रेसिपी क्या है, उसे ठीक ठीक समझिए। उसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और कौन सी सामग्री आपके हेल्थ के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। और जितनी सामग्री कही गई है उस रेसिपी में, बिल्कुल सारी की सारी सामग्री
पहले आप एकत्रित कर लीजिए और जब आप बनाते हो उस वक्त भी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार रखिए, कुछ भी ढूंढना ना पड़े। जाते जाते दोस्तों एक और बात मुझे याद आई है, कुछ एक दो बातें इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पापड़ी गाठिया जो है वो एक तरह से फाफड़ा से मिलता जुलता है, तो इसमें इसका स्वाद बेहतरीन करने के लिए इसमें थोड़ी सी हींग डालना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप याद करके थोड़ी सी हींग डालिएगा इसमें, क्योंकि हींग से ये फाफड़ा और गाठिया दोनों का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और अजवाइन जो होता है उसे भी आप एकदम बारीक पीस कर डाल सकते हैं। तो ये फाफड़ा और पापड़ी गाठिया में अजवाइन भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात थोड़ी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने फिर से कहा आपसे। हाँ, तो अब ऐसा करता हूँ, एक दो लाइन किसी गीत के सुना देता हूँ। वो जुदा क्या हुए, ला 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 ला, ला 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 ला। गायक कलाकार के साथ ऐसा होता है जो कि अभी मेरे साथ हुआ। दरअसल ये गीत मुझे पूरा याद है, लेकिन गाते वक्त स्टेज पर जाते समय कभी कभी हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या शब्द थे, यहाँ पर मुझे क्या गाना था। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे गायक कलाकारों के साथ होता है। फिलहाल यह गीत बिल्कुल गाने के समय मैं बिल्कुल भूल गया। खैर, दूसरा एक गीत सुना देता हूँ। पुराना गीत तो सुनाता हूँ, मुझे पुराने गीत बहुत पसंद है। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या, ला 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 ला। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। तो आज के लिए मैं आपसे यही विदाई लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दरअसल आपको लगेगा कि शायद मेरे वीडियोस कुछ लंबे हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ओरिजिनल टाइम में रहे। थोड़ा बहुत मैं कट कर देता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल फिजूल लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वरना परफेक्ट जितनी बातें मुझे कहनी है वो सारी कवर करे और लोग देखकर ध्यान से ठीक ठीक समझे। इस उद्देश्य से मैं कटिंग बहुत कम करता हूँ और शूटिंग भी बहुत कम करता हूँ। जितना ज़रूरी लगता है उतना ही शूट मैं करता हूँ। तो देखते रहिए वीडियोस और अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।